आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। नमस्कार, चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मानसी दवे और इस गुरुकुल में हमारा साथ दे रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी। अनिल जी, पिछली क्लास से ही हम आईपीओ समझ रहे हैं, उसकी प्रोसेस समझ रहे हैं, प्रोस्पेक्टस हमने समझ लिया, लेकिन जब ये कंपनियां आईपीओ लेकर आती है तो ये पूरा एक प्रोसेस ही होता होगा। बिल्कुल, बुक बिल्डिंग। हाँ बिल्कुल, जैसे कि प्रोसेस है ना कि सेबी ने आपका आईपीओ क्लियर किया, उसके बाद आरओसी और एक्सचेंज की अप्रूवल लेनी होती है, वो मिल गई। उसके बाद कंपनी को अनाउंस करना होता है कि भाई हमारा आईपीओ कब हम खोलने जा रहे हैं जी, और प्राइस अनाउंस करनी होती है। तो दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। जब सारी अप्रूवल्स आ गई, सारी परमिशन मिल गई, फिर कंपनी को ये बताना कि देखिए भाई हम आईपीओ इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रखेंगे। अच्छा, ठीक है। अब उस तारीख में क्या है, 3 दिन खुला रहना चाहिए, 3 वर्किंग डे, छुट्टियां निकाल कर। अच्छा, हाँ, कोई भी आईपीओ आएगा 3 दिन खुला रखना है। 3 ही दिन खुला रहता हाँ, 3 ही दिन। ठीक है। तो एक तो ये बताना है, दूसरा बताना है आपको प्राइस, कि किस भाव पे आईपीओ ला रहे हैं, वो तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, प्राइस बैंड, तो वो प्राइस बतानी पड़ेगी। तो और तीसरा बताना होता है नंबर ऑफ शेयर आप कितने इशू करने जा रहे हैं। अच्छा, टोटल सारे कितने शेयर्स आएंगे? हाँ, कितने शेयर आप इस आईपीओ के जरिए मार्केट में बेच रहे हैं, ये 3 चीज़ें होती है। ठीक है। अब पहली चीज़ तो डेट आ गई कि 3 दिन खुला रहना है। अगर छुट्टियां नहीं है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन जैसे आईपीओ खुला रह गया। शुक्रवार को खुला है तो शनिवार, रविवार छोड़ दीजिए, सोम और मंगल तक खुला रहेगा। ठीक है ना, ये हो गया क्लियर है। अब आइए प्राइस बैंड। जब प्राइस बैंड है तो बैंड का मतलब ये है कि दायरा है। हाँ, तो जो प्राइस बैंड है उसमें नीचे की और ऊपर की 2 प्राइस देनी होती है आपको, कि इस प्राइस के बीच बीच में हम अपनी कंपनी के शेयर का भाव कुछ ना कुछ फाइनल करेंगे। अच्छा, ठीक है, इसको कहते हैं प्राइस बैंड। अब जो प्राइस बैंड फिक्स करते हैं ना, तो जो नीचे वाला भाव है और ऊपर वाला भाव है उसके बीच का डिफरेंस 20% से ज़्यादा का नहीं रख सकते आप। मसलन जो प्राइस बैंड है उसमें लोअर बैंड कहते हैं, जो नीचे का भाव वो समझो 100 रुपये है, तो हायर बैंड 120 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, तो 100 से 20%। हाँ, 20%। जैसे समझिए 80 रखा है, ठीक है, तो 20% 16 रुपये गिनकर 96 रुपये, तो इस तरह का प्राइस बैंड आएगा। ठीक है, क्लियर है। 20% से ज्यादा नहीं रख सकते। हाँ, नंबर ऑफ शेयर फिक्स है। अच्छा, कि इतने ही शेयर हमें आईपीओ में आपको देने हैं, तो वो कंपनी पहले से बता दी थी। प्राइस, चूंकि प्राइस बैंड है तो वेरिएबल हो सकती है कि अल्टीमेटली वो 100 में देंगे, 110 में देंगे, 120 में देंगे, वो आगे पता चलेगा। लेकिन ये प्राइस बैंड है जिसमें आपको अप्लाई करना है। अब चूंकि आईपीओ 3 दिन खुला रहता है, कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आपने सुना है कि इश्यू भरा ही नहीं, हाँ, डिवॉल्व हो गया, जिसको बोलते हैं कि लोगों ने पैसा पूरा नहीं लगाया। जब आप कहते हैं कि मतलब आईपीओ अभी सही नहीं है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, अच्छा नहीं आ रहा है, तो उस केस में एक रास्ता है कंपनी के पास आईपीओ खुला रखने का। वो क्या है? वो क्या करते हैं कि लास्ट दिन बोलते हैं कि मैं अपने आईपीओ का प्राइस बैंड चेंज कर रहा हूँ, कम कर देंगे। हाँ, कम कर रहा हूँ। किसी भी एक तरफ भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। आमतौर पर घटाते ही हैं। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्स ही सही नहीं आ रहा तो फिर घटा नहीं रहा है ना, तो फिर 3 दिन और खोल सकते हैं आप। अच्छा, एक्सटेंड हो गया। अच्छा, तो अगर आप प्राइस में चेंज कर रहे हैं अपने प्राइस बैंड में, तो फिर से आप 3 दिन फिर 3 दिन और आगे आपका खुला रहेगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये आइडिया रहे नई प्राइस पे मुझे अप्लाई करना है, नहीं करना। अच्छा, एक और चीज, ये जो आईपीओ है, जो प्राइस बैंड है, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई ऊपर और नीचे का प्राइस बैंड क्या है। 20% की जो रेंज दे रहा हूँ, मानसी, इसका मतलब ये नहीं कि हर आईपीओ की रेंज 20% होगी, 20 से कम भी हो सकती है। आईपीओ का प्राइस बैंड 100 से 101 रुपये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर आईपीओ का प्राइस बैंड 20% की रेंज में हो। मैक्सिमम जो गैप है वो 20% होना चाहिए। अच्छा, तो ये प्राइस बैंड डिसाइड कौन करता है? जो आईपीओ ला रहा है वही करेगा, यानी कि कंपनी, उसके प्रमोटर्स मर्चेंट बैंकर से बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि उनको किस प्राइस में आईपीओ लाना है। आपके हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें इस भाव में लाना है। आपके हमारे पास ऑप्शन क्या है? हमें पैसा लगाना तो लगाएंगे, नहीं लगाना तो नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन डिसाइड करने का हक हमारे पास नहीं है। प्राइस बैंड वो मर्चेंट बैंकर्स के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन आपने पिछली क्लास में एक बार रिटेल इन्वेस्टर समझा था, फिर से एक बार समझा दीजिए। हाँ, रिटेल इन्वेस्टर सिंपल है। आपको तो पता ही है, जैसे आप रिटेल इन्वेस्टर हो,
वही ना, बहुत पैसे तो नहीं है ना आपके पास, ज़्यादा नहीं, कमी है। सिर्फ इन्वेस्ट करना हाँ, है या तो और राकेश झुंझुनवाला इंस्टीट्यूशन, वो बड़े इन्वेस्टर हैं बड़े इन्वेस्टर है ना? तो फिर ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर की एक डेफिनेशन है, परिभाषा है। वो इन्वेस्टर जो किसी आईपीओ में 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाता है वो रिटेल इन्वेस्टर है। अब 2 लाख से ज़्यादा आप एप्लीकेशन लगाती किसी आईपीओ में तो आप भी HNI इन्वेस्टर जिसको कहते हैं आमतौर पर बोल चाल की भाषा में, उसको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर NII ये भी बोला जाता है, और आमतौर पर बोलचाल की भाषा में जिसे HNI इन्वेस्टर बोलते हैं। ठीक है, 2 लाख से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपने लगाई तो आप HNI इन्वेस्टर है। ठीक है, लेकिन अगर राकेश झुंझुनवाला भी 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाता है किसी आईपीओ में तो वो भी रिटेल इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर। तो आपकी जेब में कितने पैसे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने कितना लगा एप्लीकेशन रहे हैं। कितना बड़ा लगाया तो उस पर फर्क पड़ता है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर जो रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने इस आईपीओ में कितनी बड़ी एप्लीकेशन लगाई। अब आप ये कहेंगे इस कैटेगरी का मतलब क्या है, फायदा क्या है? फायदा ये है कि हर एक आईपीओ में रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स के लिए कुछ न कुछ रिजर्वेशन सिस्टम है। अच्छा, यहाँ पर भी रिजर्वेशन है? हाँ, यहाँ पर रिजर्वेशन है लेकिन थोड़ा अलग वाला है। अच्छा, हाँ, रिजर्वेशन का मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको अलॉटमेंट मिले ही मिले, लेकिन कोटा फिक्स है। अच्छा, ब्रैकेट फिक्स है। जैसे कि अगर आप आईपीओ लेकर आए, ठीक है, बुक बिल्डिंग आईपीओ है, बुक बिल्डिंग आईपीओ में 50% रिजर्व है QIB कैटेगरी के लिए। ठीक है, QIB कैटेगरी का मतलब है इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, FIs, बैंक्स, जो पहले से एक जो बड़ा बड़े सा इन्वेस्टर, एक- हाँ, बड़े इन्वेस्टर ठीक है है, ना, उनके लिए। ठीक है। 35% रिटेल कैटेगरी के लिए। कौन रिटेल? जो सिर्फ 2 लाख तक की लगा रहे हैं। 2 लाख या 2 लाख। लेकिन अगर कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और वो 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगा रही है तब भी वो रिटेल में नहीं गिनी जाती। रिटेल में खाली इंडिविजुअल और HUF ये आपके 2 होने चाहिए, उन्हीं को रिटेल गिना जाता है। और बाकी सारी कोई कंपनियां हो गई या 2 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशन वाली हो गई तो उनके लिए 15% रिजर्व होता है। तो अलग अलग कोटा हो गए 3, QIB हाँ, QIB 50%, रिटेल 35, 35%, HNI 15। या जिसको दूसरी कैटेगरी मान लें NII वो 15%। 15%। ये किसके लिए हुई? बुक बिल्डिंग के लिए। अच्छा, लेकिन एक तरह का और आईपीओ होता है, फिक्स प्राइस आईपीओ। FPO। नहीं, एफपीओ नहीं, एफपीओ अलग है, वो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है। अच्छा। वो मैं आगे समझाऊंगा। अच्छा। वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। ओके, फिक्स प्राइस आईपीओ, ठीक है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे बुक बिल्डिंग होगी, आजकल क्या है, पॉपुलर सब बुक बिल्डिंग वाले ही है, वही आईपीओ ज़्यादा आते हैं। फिक्स प्राइस आईपीओ में क्या है, सिंपल है, एक प्राइस फिक्स है, 200 रुपये में आईपीओ है, आपको लगाना तो लगाओ, नहीं लगाना तो मत लगाओ। अच्छा, फिक्स प्राइस, जस्ट लाइक द नेम सेज। बस जैसा ना, उसमें प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। बाकी रूल्स रेगुलेशन सेम है कि 3 दिन वो भी खुला रहेगा। अच्छा, इसमें नहीं पड़ा तो आपके पास स्कोप नहीं है, प्राइस बैंड ऊपर नीचे करके हो ही नहीं सकती, तो 3 ही दिन है। हाँ, इसीलिए आमतौर पर बुक बिल्डिंग प्रोसेस में लोग जाते हैं कि गलती से आईपीओ नहीं भरा तो आपके पास जगह है एक्सटेंड करने की, एक्सटेंड करने की। है ना। प्लस फिक्स प्राइस आईपीओ में एक और मानसी क्या बात है कि जो प्राइस फिक्स है इसमें कोटा थोड़ा सा रिटेल के लिए ज़्यादा है, 50%। रिटेल के लिए 50% है फिक्स, मतलब उसमें ठीक है। जो बुक बिल्डिंग वाले आईपीओ में 35% कोटा है रिटेल के लिए, इसमें 50% है। रिटेल इन्वेस्टर्स की जो डेफिनेशन है वो तो सेम ही है, 2 लाख या हो। उससे कम। हाँ, 2 लाख या उससे कम, लेकिन कोटा उसके लिए ज़्यादा ज़्यादा है। होता है। तो ये एक और है। तो ये कंपनी डिसाइड करेगी कि उसे बुक बिल्डिंग आईपीओ लाना हाँ, है। बिल्कुल। कंपनी के प्रमोटर डिसाइड करते हैं और मर्चेंट बैंकर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि उन्हें बुक बिल्डिंग आईपीओ लाना है या फिक्स प्राइस आईपीओ लाना है, उनके हाथ में जो वो लाना चाहे। बट अभी क्या है कि अभी जिस तरह का माहौल है, मैक्सिमम आईपीओ आपको बुक बिल्डिंग प्रोसेस के आते हैं, ठीक है। न कि फिक्स प्राइस के। फिक्स प्राइस के आईपीओ का दौर जा चुका है ऑलमोस्ट, ये समझ लीजिए। पहले एक ज़माने में फिक्स प्राइस आते थे, लोगों को दिमाग नहीं लगाना कि ठीक है एप्लीकेशन लगा दी, रहा है, हाँ इतने पे है, हाँ। ले लें। लेकिन अब जो आईपीओ आ रहे हैं वो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के ज़्यादा आ रहे हैं और उसी हिसाब से आपको एक कॉल लेना होता है कि मुझे किस प्राइस पे लगाना है। बुक बिल्डिंग आईपीओ में थोड़ा सा आपको प्राइसिंग का ध्यान रखना होता है कि किस प्राइस पे लगाना है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे लगा सकते हैं ये भी हम आगे समझाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि आजकल के ज़माने में बुक बिल्डिंग आईपीओ आ रहे चलिए, हैं। तो प्राइसिंग है तो उसका ध्यान तो रखना ही है कि किन लेवल्स पर प्राइसिंग लगानी है, Yes. ये भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। अनिल जी, आईपीओ कैटेगरीज हम समझ रहे हैं, लेकिन मुझे अब आईपीओ खरीदना है, पैसा लगाना है। पैसा लगाना है। हाँ। अब मन बना चुकी हूँ, तो क्या करना होगा? सबसे पहले तो पैसे होने चाहिए आपके पास। चलिए, पैसे हैं। पैसे हैं, कितने हैं? बहुत रिटेल सारे। इन्वेस्टर बन सकते हो। रिटेल इन्वेस्टर। तो चलिए, पैसे हैं, हाँ। पहली चीज। दूसरी चीज, आपको दो चीजें चाहिए। पहला बैंक अकाउंट और दूसरा डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी हो तब भी आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन बाद में जब शेयर आपको बेचने होंगे तब आपको लगेगा ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन एक बार की आईपीओ में पैसा लगाना है तो उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं भी है तब भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, ठीक। रिक्वायरमेंट ये है कि बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक अकाउंट नहीं होगा तो आप पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे? करेक्ट। दूसरा, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट नहीं होगा तो शेयर आएंगे तो कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? तो ठीक है, पैसे हैं, जी। बैंक अकाउंट में है, डीमैट है। अकाउंट। डीमेट अकाउंट रेडी है। रेडी? यस। अब आपको क्या करना है? फॉर्म भरना है। फॉर्म जो भरा जाता है वो ब्रोकर के थ्रू भरा जाता है। किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट से भी आप भर सकते हैं और फिजिकल भी भर सकते हैं। आजकल फिजिकल का ज़माना गया, ऑनलाइन भर देते हैं। तो आपने भर दिया, उसमें सारी डिटेल्स आपकी जाएंगी, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, आपके डीमेट अकाउंट की डिटेल्स, आपको कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स अप्लाई करने हैं, किस प्राइस पर करने हैं, वो सारी डिटेल्स आप डाल दीजिए। किसी भी ब्रोकर के साइट से मैं फॉर्म भर हाँ, सकती किसी से भी कर सकते हैं। जो उस मतलब वो ब्रोकर्स की लिस्ट होती है, वो ब्रोकर्स जो आईपीओ में आमतौर पर सारे ब्रोकर्स कर देते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो उनकी लिस्ट है, जो सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं, अलग अलग जिन्होंने तरह के आईपीओ को कंसिडर किया है अपने अंडर। तो वो आप उनके थ्रू जाकर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। बड़ा आसान सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब जब आप पैसा लगा रहे हैं तो एक वो, मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि ASBA, ये हमने आपको बताया था, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, है ना? क्या होता है, आपको एक असबा डिटेल्स भरनी होती है फॉर्म में। इसको असबा बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ASBA। पहले क्या होता था, मानसे ना, पहले जब आईपीओ में पैसा लगाते थे लोग, बहुत सारी एप्लीकेशन लगती थी और ढेर सारे लोग लगा रहे हैं। होता आईपीओ छोटा सा था, अलॉटमेंट 2-4 नसीब वालों को मिलता था। लाखों एप्लीकेशन आ रही है, फिर उनके रिफंड आ रहे हैं, रिफंड टाइम से आए नहीं आए, इधर उधर हो गए, अरे 50 झंझट। अब तो रिफंड आता ही नहीं है। रिफंड नहीं आता ना, क्यों है? अगर आपसे पैसा लेंगे तब तो रिफंड आएगा ना। अच्छा, तो इस वजह से ये हाँ, देखा कितना इजी हो गया। अब सिंपल है, सेबी क्या बोल रही है, आप अपने बैंक अकाउंट में असबा लगा लो। जितने अमाउंट की आपने एप्लीकेशन लगाई, समझो आपने 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन लगाई जी, आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा नहीं, अच्छा, ब्लॉक हो जाएगा। ओके। एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट, अमाउंट ब्लॉक हो गया। 2 लाख की एप्लीकेशन के सामने जितना अलॉटमेंट आया, समझिए 15,000 का आया, तो 15,000 आपके अकाउंट से ले लिया जाएंगे, बाकी अमाउंट वापस रिलीज, वो अनब्लॉक हो जाएगा। आप उसका इस्तेमाल करो, उसका ब्याज भी आपको मिलेगा, आपके अकाउंट में पड़ा है। हाँ, क्योंकि वो गया ही नहीं, खाली ब्लॉक है। आप जब तक वो आईपीओ कंप्लीट नहीं होता तब तक आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस। तो रिफंड चाहिए ही नहीं, पैसा जाएगा तो रिफंड आएगा ना। आसान हो गया ना, टेक्नोलॉजी बहुत। हाँ, तो ये हो गया, ये तो आपका फॉर्म भरने की प्रोसेस हो गई, आपने एप्लीकेशन लगा दिया। अब 6 दिनों के बाद, 6 वर्किंग डेज, उसके भीतर इस आईपीओ की लिस्टिंग हो जाती है। लिस्टिंग के 1 दिन पहले अलॉटमेंट होते हैं। आप अपने डीमेट अकाउंट में झांक के देख लीजिए, आप अपने ईमेल पर देख लीजिए, मैसेज आ जाएगा आपको शेयर मिले कि नहीं मिले, आप कितने सौभाग्यशाली हैं। अलॉटमेंट आ गया, परफेक्ट, आपके डीमेट अकाउंट में दिख जाएगा। ये तरीका है। तो शेयर आ गया तो आपको पता भी चल जाएगा, है ना जी। हाँ, तो ये प्रोसेस है जिसमें आपको आईपीओ में पैसा लगाना है, अलॉटमेंट आना है, सिंपल। लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्या कंपनी अपने अच्छे टाइम में आईपीओ लेकर आती है? हाँ, ये बात तो सही है। देखिए, अगर कंपनी खराब दिख रही होगी तो उसके आईपीओ में पैसा लगाएगा कौन? मार्केट खराब है तो आईपीओ में पैसा लगाएगा कौन? तो आमतौर पर ऐसा नहीं कि खराब मार्केट में आईपीओ नहीं आते, तब भी आते हैं, लेकिन आमतौर पर अच्छे बाजार में ही पैसा आते हैं, आईपीओ आते हैं। और कंपनी भी तभी आईपीओ लाती है जब वो अच्छा कर रही है, पोजीशन में हो। हाँ, क्योंकि भाई अगर आप आईपीओ लाए और आपको यही भरोसा नहीं कि लोग मेरे आईपीओ में पैसा लगाएंगे जी, तो फिर आईपीओ आपका सक्सेसफुल कैसे होगा? तो फिर ऐसी सिचुएशंस क्यों आती हैं जब हम कहते हैं कि आईपीओ का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा? क्योंकि कई बार वो उसकी प्राइसिंग कम या ज़्यादा कर ली जाती है कि भाई जो प्राइस होना चाहिए उससे महंगा आईपीओ लाया जाता है।
तो एक बार तो लोगों को लगता है कि भाई भर लेते हैं पैसा बन जाएगा, लेकिन बाद में समझ में आता है कि महंगा है, तो कई बार आईपीओ अपनी इश्यू प्राइस के नीचे भी लिस्ट हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि वो वैसा है। तो सिंपल चीज़ है कि आईपीओ में प्राइसिंग वो एक अलग मुद्दा है जो हम और आगे विस्तार से बात करेंगे कि कौन सा आईपीओ सस्ता है, कौन सा महंगा है, आईपीओ लगाने के पहले क्या क्या चीज़ें देखूँ, अच्छा कौन सा बुरा, हाँ। है ना, वो बड़ी चीज़ें। लेकिन कुल मिला के ये प्रोसेस के हिसाब से आप देखोगे तो ये सिंपल प्रोसेस है। हाँ, एक और चीज़ बता दूं यहाँ पे, अभी क्या सिस्टम है, आईपीओ बंद हुआ उसके बाद 6 दिनों में के अंदर अंदर लिस्ट हो जाता है, लेकिन सेबी इस टाइम को और छोटा कर रही है, सिर्फ 3 दिन में। ओके। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सरप्राइज हो जाएंगे। एक ज़माना था कि आईपीओ आने के बाद 1.5-2 महीने तक लिस्ट नहीं होता था। पता ही नहीं चलता था। अरे हर चीज़ मैनुअल है ना, Process एक में ज़्यादा फॉर्म time। चेक करो, ऑनलाइन जैसा तो कुछ होता नहीं था, कंप्यूटर जैसी कोई चीज़ होती नहीं Time थी। consuming। अरे सब मैनुअल फॉर्म भरो, ये वो चेक वेक, 50 झंझट, आलपिन लगा के उसको चेक लगाओ और पता चला आलपिन से चेक निकल गई, गया एप्लीकेशन रिजेक्ट। हाँ। अरे क्या नहीं होता था, मतलब आपने तो बढ़िया है, आप सही जनरेशन में पैदा हुई। आपने तो वो सारे झंझट देखे ही नहीं जो हमने देखे। इंटरनेट वाली जनरेशन। हाँ, मतलब अरे हमने तो क्या क्या नहीं देखा, मतलब लाइन लगती थी ऐसा 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर लाइन फॉर्म भरने की। फॉर्म मिलते नहीं थे, फॉर्म ब्लैक में लेने पड़ते थे पैसे देके, 200 रुपये में फॉर्म मिलेगा, ऐसे भी होते थे। हाँ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन तो ऑनलाइन, हाँ, अरे अब तो हर जगह मतलब अब तो मिल बहुत जाएगा। लाइफ आसान है, पूछो मत। तो ये सारी चीज़ें होती थी आईपीओ में। आईपीओ मार्केट इसलिए तो बड़ा चार्मिंग है एकदम, लोगों को बड़ा मजा आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रोसेस तो हो गई, लेकिन मेरे खाते में शेयर्स कब तक आएंगे और फिर मैं बेच कब सकती हूँ? लिस्टिंग के एक दिन पहले आपके अकाउंट में पैसे शेयर आ जाते हैं और लिस्टिंग के दिन आप बेच सकते हैं। लिस्टिंग के दिन बेचने के लिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, है ना। बैंक और डीमेट अकाउंट तो है ही, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपने खुलवा के रख रखा, तैयार है। अब आपके ऊपर है, जहाँ लिस्टिंग हो रही है वो आपको किस भाव में बेचना है, किस भाव में नहीं बेचना है, वो आपके ऊपर है। लेकिन आप लिस्टिंग के दिन आराम से चाहें तो बेच सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या है, लिस्टिंग के दिन ही बेच दें या रखें, क्या करना चाहिए? वो तो देखिए अब आपके ऊपर है कि आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है क्या, लिस्टिंग किस भाव पर हुई, जरूरत से ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया, ये सारी चीज़ें हैं जो है। अब हाँ, इसमें एक चीज़ और है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में ढेर सारी डिटेल देनी होती है। कई बार लोग ये बोलते हैं कि मैं हूँ, जैसे अब राकेश जिंजीवाला है, वो तो बड़े इन्वेस्टर हैं। आप कहते हैं कि 2 लाख की कैटेगरी में रिटेल इन्वेस्टर हैं, तो ये कैटेगरी क्यों अलग रखी है? ताकि छोटे इन्वेस्टर को अलॉटमेंट मिलने के चांस बढ़ जाए। ओके। ठीक है। और इसमें भी आईपीओ में लॉट साइज़ होती है, और हम कमोबेश लॉट साइज़ की जो साइज़ है वो 14-15 हज़ार रुपये के आसपास का एक लॉट होता है आईपीओ की प्राइस के हिसाब से। उस हिसाब से नंबर ऑफ शेयर्स बना देते हैं कि जैसे 12 शेयर का एक लॉट हो गया, 15 शेयर का हो गया, वो खाली अलॉटमेंट के हिसाब से। और कोशिश ये की जाती है कि जितने रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई कर रहे हैं उन्हें एक लॉट तो कम से कम मिले, है ना, ताकि वो कुछ तो मिले, ऐसा कोशिश ही की जाती है। अब ऐसे में राकेश जिंजीवाला सोचेंगे मैं तो रिटेल कैटेगरी में लगा दूँ ये जितनी 100, 200, 500, 1000 एप्लीकेशन, 2-2 लाख की भरते जाओ, लगाते जाओ, ऐसा नहीं है। अच्छा, हाँ, रूल है भाई। तो उन्हें मिलेंगे नहीं मिलेंगे? रूल ये है कि आप एक नाम में एक ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और एक नाम से कैसे, आप इसको सिंपल समझिए, एक पैन कार्ड में एक ही एप्लीकेशन लगेगी। तो बड़ा ही तगड़ा रूल है। सिंपल। तो फिर कोई और पैन कार्ड किसका होगा? जो पहला होल्डर जो है, सपोज मैंने एप्लीकेशन लगाई, फर्स्ट नेम मेरा है, सेकंड नेम वाइफ का है, तो मेरा पैन कार्ड ऊपर चला गया। अच्छा। मेरी एक एप्लीकेशन और लग सकती है जिसमें मेरा वाइफ फर्स्ट होल्डर, फर्स्ट नेम हो, सेकंड मेरा हो, वाइफ का पैन कार्ड होगा। मेरी HUF की लग सकती है, मेरे बेटे की लग सकती है, ये हो सकता है। लेकिन मैं सोचूं अनिल सिंघवी का पैन कार्ड देके 10-20 एप्लीकेशन लगा दूं, सारी रिजेक्ट। ना लगा लो, लगाने में क्या जाता है। अच्छा। रिजेक्ट कुछ नहीं आएगा, आपको ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा उसको। हाँ, एप्लीकेशन खत्म, इनवैलिड। ठीक है। इनवैलिड का मतलब ये नहीं कि आपके पैसे ले लेंगे वो पैसे नहीं लेंगे, लेकिन आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान में रखें कि आपको एप्लीकेशन जो लगानी है वो एक पैन कार्ड पे एक ही जाएगी, ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि अरे मैंने तो सर वो भी लगाई थी, एक तो मेरी लगाई थी, दूसरे में मेरी वाइफ के नाम से लगाई थी, एक मेरी अकेली लगाई थी। लेकिन अरे हाँ, अगर आपके पैन नंबर सेम है, ठीक है, तो मुश्किल है मामला। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना
बहुत ज़रूरी है। तो लेकिन अलग अलग एप्लीकेशन भी लगा लिया और अगर उनका ये कहना है कि एक लॉट मिल जाए, ऐसी कोशिश होती है, तो मतलब आईपीओ में पैसे लगाने पर एक लॉट मिलने की संभावना है? ज़्यादा है, अनलेस की इशू 100 गुना से ज़्यादा बढ़ जाए। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर एक लॉट तो आमतौर पर मिल ही जाता है। इसलिए कई बार हम ये भी कहते हैं लोगों को कि अगर इशू बहुत ज़्यादा भरने की संभावना हो तो आप रिटेल कैटेगरी में भी 2 लाख की एप्लीकेशन मत लगाओ, सिर्फ सिंगल लॉट की लगाओ, 14-15 हज़ार की। क्योंकि पहले सेबी का अब जो नियम है उसमें वो क्या कहते हैं, पहले तो रिटेल कैटेगरी के लिए फिक्स है जी। रिटेल कैटेगरी के बाद भी जो लोग सिंगल लॉट लगा रहे हैं पहले उनको अलॉटमेंट देने की कोशिश करो, एक लॉट तो सबको मिले एटलीस्ट। हाँ, उसके बाद बच गया तो जिन्होंने ज़्यादा लगाई उनको प्रोपोर्शनेटली दिया जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि जिन सब ने लगाई उसमें भी अगर उनके पास नहीं है अलॉटमेंट सफिशिएंट तो फिर लॉटरी सिस्टम है। चलिए, तो सवाल तो ढेर सारे हैं, सब्जेक्ट भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन गुरुकुल का ये सेशन खत्म करें उससे पहले गुरु ज्ञान तो बनता है। सिंपल, जितने घर में फैमिली मेंबर्स हैं सबके नाम के डीमेट अकाउंट, सबके नाम के बैंक अकाउंट, सबके ट्रेडिंग अकाउंट, सबके पैन कार्ड लेकर रखो। 4 चीज़ें तैयार होनी चाहिए और 5वां HUF अकाउंट भी, ताकि कभी भी कोई बढ़िया बेहतरीन आईपीओ आए मौका ना छूटे। बिल्कुल, जैसे मसलन अभी बहुत सारे आए थे, HDFC, AMC, इस तरह के आईपीओ आए थे जिनमें शॉर्ट आपको पता है कि लिस्टिंग पे पैसा बनेगा ही बनेगा जी। और हम कहते ही हैं लगाना ही लगाना है। तो अगर आपकी तैयारी है तो आप बजाय 2 लाख एक ही एप्लीकेशन में लगाने के, और जब आपको पता है कि ये इशू बहुत ढेर सारा 50, 60, 100, 125 गुना भरने वाला है, तो आपके जितने परिवार के मेंबर है सबके नाम पे एक लॉट की 15-15 हज़ार रुपए के आसपास की जो एप्लीकेशन है वो लगा दो। लग गई तो लॉटरी ना, जैकपॉट। अरे बड़े पैसे बनेंगे। चलिए, तो इसी गुरु ज्ञान के साथ हमें दीजिए इजाजत, मिलेंगे गुरुकुल के अगले एपिसोड में, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।